नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आज बात उस समंदर की जहां उठती लहरें अब सिर्फ पानी की नहीं बल्कि युद्ध की आहट बन चुकी हैं, जहां तेल के टैंकर से ज्यादा चर्चा युद्धपोतों की हो रही है और जहां दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की तेल सप्लाई की सबसे अहम लाइफलाइन, लेकिन अब यही इलाका ग्लोबल टकराव का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है। एक तरफ ईरान है जो साफ तौर पर कह रहा है कि हॉर्मुज उसकी सुरक्षा सीमा है और अगर अमेरिका के साथ मिलकर ब्रिटेन या फ्रांस ने यहां युद्धपोत उतारे तो जवाब तुरंत और निर्णायक होगा। दूसरी तरफ अमेरिका है जिसने पहले ही ईरान पर दबाव बढ़ा रखा है और अब ब्रिटेन ने अपना युद्धपोत HMS ड्रैगन खाड़ी की ओर रवाना कर दिया है। फ्रांस ने एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉले को रेड सी में तैनात कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये सब कमर्शियल शिपिंग की सुरक्षा के लिए हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सुरक्षा के नाम पर हॉर्मुज स्ट्रेट में सैन्य घेराबंदी की जा रही है? क्या दुनिया एक नए समुद्री युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या तेल के रास्ते पर महाशक्तियों की सीधी भिड़ंत तय है? और अगर हॉर्मुज में तनाव और बढ़ा तो क्या इसका इंपैक्ट, इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा? क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से तक पहुंचने वाला तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है और अगर यहां संघर्ष भड़कता है तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। आज सवाल 10 बजे में इसी बड़े संकट का विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या हॉर्मुज में ताकत का प्रदर्शन हो रहा है या फिर दुनिया धीरे धीरे एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि हॉर्मुज स्ट्रेट कब खुल पाएगा, अभी क्या स्थिति बनी हुई है। जो पॉइंटर्स अमेरिका ने, जो प्रपोजल अमेरिका ने भेजा, ईरान को उसमें क्या समस्या, फिर ईरान जिस तरीके की शर्तें रख रहा है अमेरिका उस पर क्यों राजी नहीं हो रहा। कुल मिलाकर ये दोनों ही पक्ष आखिर क्यों एक का अगर हम देखें मेज पर नहीं आ पा रहे। अब देखिए ईरान की धमकी क्या है, जरा आपको यह भी विस्तृत तरीके से बताते चले। अमेरिका की किसी तरह की मदद मंजूर नहीं है। अगर कोई देश हस्तक्षेप करता है, अमेरिका को मदद करता है, तो ये मंजूर नहीं है ईरान को। ये साफ तौर पर कह दिया गया है। ईरानी सेना की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। अगर कोई मुल्क आता है बीच में, अमेरिका और ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट में वो नाकाबंदी की कोशिश करता है, अमेरिका की मदद करता है, तो ईरान उस पर एक्शन लेगा। ईरान की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। हॉर्मुज में ब्रिटेन, फ्रांस का दखल किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये खबरें मिल रही हैं कि हॉर्मुज में ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो अपने युद्धपोत भेज रहे हैं। ऐसे में ईरान इसे किस तरीके से ले रहा है? अब देखिए अमेरिकी नाकाबंदी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ। एक तो अमेरिका पहले से ही इस नाकाबंदी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का मखौल उड़ा रहा है। ये ईरान ने साफ तौर पर कहा और उस पर दूसरे देश अगर सपोर्ट करते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। ईरान की धमकी आपको बता रहे हैं, अमेरिका की किसी भी तरह की मदद अगर कोई देश करता है तो ये ईरान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा और सीधे तौर पर उस देश को अपना दुश्मन मान लेगा और उस देश पर फिर अटैक जो है वो लगातार किए जाएंगे। अब देखिए धमकी पर मैक्रो के सुर बदले। हॉर्मुज में हम कोई भी वॉरशिप नहीं भेज रहे, ये कहा है फ्रांस ने। ईरान की धमकी के बाद वॉरशिप की तैनाती की योजना है ही नहीं, हमारी प्लानिंग का हिस्सा है ही नहीं। वैसा ईरान समझ रहा है, वैसा फ्रांस नहीं कर रहा है। शिपिंग के लिए सिर्फ रक्षात्मक योजना हम बना रहे हैं, शिपिंग के लिए हम यहाँ पर रक्षात्मक योजना बना रहे। ये मैक्रो की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। जब ईरान की तरफ से धमकी आई है तब डिफेंसिव मोड में जाकर मैक्रो ने कहा हॉर्मुज में हम कोई भी वॉरशिप नहीं भेज रहे हैं, यानी कि हमारे जो स्टेप्स हैं, हमारी जो तैनाती है उसे ईरान गलत तरीके से ले रहा है। अब देखिए बड़ी बातें बता रहे। फ्रांस ने, ब्रिटेन ने HMS ड्रैगन डिस्ट्रॉयर हॉर्मुज में भेजा, जिस पर कहीं ना कहीं ईरान ने नजरें टेढ़ी की हैं। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि अमेरिका की जो मदद है वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरीके से ब्रिटेन या फिर फ्रांस आगे बढ़कर घेराबंदी की कोशिश कर रहा है हॉर्मुज में, क्या ये उसी दिशा में बड़ा कदम है जो तमाम देशों को ऑपरेशन फ्रीडम के जरिए एकजुट किया जा रहा था? मैक्रो स्टामर हॉर्मुज में आवाजाही खोलना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें एक बात निकलकर सामने आ रही है फ्रांस और ब्रिटेन के इस कदम के बाद। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका का जो ऑपरेशन फ्रीडम है उस दिशा में ये कदम बढ़ रहा है और ऐसे में ये ईरान के लिए चिंता का विषय है। फ्रांस में न्यूक्लियर पावर चार्ल्स डी गॉल जहाज जो है वो फ्रांस द्वारा भेजा गया है, जिसे फ्रांस कह रहा है कि जब कुछ
अगर हम देखें स्थितियां बहाल हो जाएंगी, जब कुछ सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, तब उस दिशा में जब यहां से आवाजाही होगी, तब कहीं जाकर अगर हम देखें रक्षात्मक तौर पर हम इन जहाजों का इस्तेमाल करेंगे। ईरान की ब्रिटेन और फ्रांस को साफ तौर पर वार्निंग जो है वो सामने आई है। किसी हमले का जवाब देगी, किसी भी हमले का जवाब देगी ईरानी सेना, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। होर्मुज में मारिका को मदद भारी पड़ेगी, ये ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है। तो अगर कोई भी मुल्क सामने आता है, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो यहां पर सैन्य तैनाती बढ़ा रहे हैं। हालांकि उनका कहना है, इमैनुअल मैक्रोन ने साफ कह दिया है कि हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम वहां पर युद्धपोत तैनात करें। ये हम अगर हम देखें, जब यहाँ से शिपिंग शुरू होगी, जब सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी, जब बात बन जाएगी, ये उसके बाद का कदम है। लेकिन निश्चित तौर पर ईरान इसे इस तरीके से नहीं लेगा जैसा कि फ्रांस पोर्ट्रे कर रहा है। फ्रांस की मंशा क्या है? क्या फ्रांस वो जो ऑपरेशन फ्रीडम था डोनाल्ड ट्रंप का, उस दिशा में यहाँ पर धीरे धीरे पहले फ्रांस, ब्रिटेन और बाकी मुल्क भी आगे आएंगे और ये जो तैनाती है यहाँ पर बढ़ाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं हॉर्मुज स्ट्रेट का जो कंट्रोल फिलहाल ईरान के हाथों में है, वो खिसकता हुआ दिखाई देगा। क्या तस्वीर बन रही है, इस पर विश्लेषण करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करके तारुफ करा देते हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। कर्नल दिनेश शर्मा जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। डॉक्टर अजिताभ सिंह जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साइसा, पहले आपके पास आ जाते हैं। ये जो टिप्पणी आई है इमैनुअल मैक्रो की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान गलत समझ रहा है, अब जो फ्रांस पोर्ट्रे कर रहा है या फिर ऑफिशियली वो जो स्टेटमेंट दे रहा है, क्या उसी को कंसिडर किया जाना चाहिए या फिर इस बयान के बैकड्रॉप में कुछ और चीजें, और जो ईरान समझ रहा है वो सही है? देखें, पहले तो मैक्रो ने, फ्रेंच प्रीमियर ने, जो भी नाम दे उनको, एक बहुत ही गलत तर्ज पे शुरुआत की है। फ्रांस को अभी ईरान की तरफ से अनऑफिशियल रिस्पांस के जवाब की जरूरत नहीं थी। ये शुरू में ही बिफोर द बिगिनिंग एक हार मानने की मानसिकता रही है। इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसा कि पूरी दुनिया को आज मालूम है फ्रांस में क्या हो रहा है, किस तरह का रेडिकलाइजेशन अपराइजिंग चल रही है, और वो इनके वोट बैंक्स हैं। तो शुरू में ही अभी इन्होंने शिप्स वहां पहुंचाई भी नहीं है, और ये सफाई दे रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो उसमें वॉरशिप्स नहीं भेज रहे हैं। टेक्निकल जार्गन से गेम खेलने की कोशिश कि वॉरशिप कुछ और मतलब रखते हैं और डिफेंसिव एस्कॉर्ट्स कुछ और मतलब रखते हैं, जिनमें गोला बारूद कम होगा। जैसे कि अनलाइक द ब्रिटिश फ्रिगेट जो डिस्ट्रॉयर है, वो फुल फ्लेजेड वॉरशिप माना जा सकता है। इनका न्यूक्लियर पावर्ड है, मतलब वो जहाज यूरेनियम से चलता है, लेकिन उसमें न्यूक्लियर वेपन नहीं है। डिफेंसिव मनूवर, ये कई दिनों से कह रहे हैं इंग्लैंड और फ्रांस मिलके कि हम डिफेंसिव एस्कॉर्टिंग करेंगे हॉर्मुज से, जो कि अमेरिका ने कुछ दिन पहले, जब उनका प्रोजेक्ट फ्रीडम 1 शुरू हुआ था, सिर्फ 24 घंटे के लिए हुआ था, लेकिन उस दरमियान उन्होंने 6 ईरानियन रोग बोट्स, जो मशीन गन माउंटेड बोट्स थी, उनको डिस्ट्रॉय किया था और अपने मेजर कंटेनर शिप्स को हॉर्मुज से सेफली निकाल कर ले गए थे। उसके बाद ये ब्रिटेन और फ्रांस को भी लगा कि ये तो बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस नहीं है आईआरजीसी की तरफ से हॉर्मुज में, तो हम भी अपने कुछ ऐसे फ्रिगेट्स जो एस्कॉर्ट करके ले जाएं, और हमले का जवाब भी वो शुरू में शायद सफाई देके करेंगे कि इन शिप्स को प्लीज जाने दो, ये ईरान की, ये इंग्लैंड की शिप है या फ्रांस की शिप है, मतलब सम काइंड ऑफ ऑनलाइन नेगोशिएशन सामने सामने हो गए, तो प्लीज हमें छोड़ दो टाइप की माफीनामा। ये बहुत ही गलत स्टेप है। पहले तो इस सफाई का मैं एकदम मतलब आई एम सरप्राइज कि फ्रेंच प्रीमियर को ये लेवल हो गया है कि ईरान के एक छोटे मोटे लेवल के थ्रेट का जवाब देना पड़ रहा है, सफाई देनी पड़ रही है। ये कोई यूनाइटेड नेशंस का क्वेश्चन नहीं था। और दूसरा, अब जबकि एक बार अमेरिका ने सिद्ध कर दिया कि 24 घंटे में उन्होंने कई शिप्स निकाल लिए विदाउट मेजर रेसिस्टेंस, और अब जब अमेरिका ये कह रहा है कि हम पार्ट 2 शुरू करेंगे, प्रोजेक्ट फ्रीडम पार्ट 2, प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस करके, तो इनको भी लग रहा है कि इनकी देखें एनर्जी क्राइसिस काफी बढ़ रही है। यूरोप की एनर्जी क्राइसिस, इंडिया की एनर्जी क्राइसिस अब एक ऐसे थ्रेशोल्ड पे पहुंच रही है जहां प्राइम मिनिस्टर को एक एड्रेस करना पड़ रहा है स्पेशल, और आपको उसको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि पीएम ने क्या बोला है। जी, आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल। भूषण दीवान जी, इस पर आपका इंटरप्रिटेशन, यानी कि ईरान जो समझ रहा है वो पूरे तरीके से सही है ना? ईरान को यही तो लग रहा है कि भाई धीरे धीरे चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर ना चली जाएं, और जिस ऑपरेशन फ्रीडम के तहत ऐसे तो अभी फ्रांस और ब्रिटेन तैनाती कर रहे हैं, अमेरिका की पहली नाकाबंदी हम देख रहे हैं, ऐसे में सारा कंट्रोल जो है वो चला जाएगा। फिर ईरान किस बेसिस पर मोल भाव करेगा?
बिल्कुल ठीक कह रहे मोनिका जी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट बात है। पिछले हफ्ते, आज मंडे है, पिछले हफ्ते एक फ्रेंच शिपिंग कंपनी की जहाज जो है, CMA CGM कंपनी का नाम है, वो जो है ईरान ने हिट किया है। जब हिट किया है तो उसके बदले में फ्रांस ने ये अपना रवाना किया एयरक्राफ्ट कैरियर। जो न्यूज़ थी, फोटोग्राफ्स थी, उस स्वेज कनाल के थ्रू निकल रहा है। फ्रेंच फ्लैग नहीं था, बट फ्रेंच ओन था, फ्रेंच ऑपरेटेड था। तो अपनी स्वतंत्रता बनाने के लिए, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए भी ईरान हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता है, उन्होंने ये एयरक्राफ्ट कैरियर फ्रेंच प्रेसिडेंट ने डिस्पैच किया है, इमैनुअल मैक्रोन ने। अभी सवाल ये है कि जो आगे ईरान इसको किस टाइप से देख रहा है कि आप यहाँ हमारे यहाँ अड़ रहे हैं तो आप भी सख्ती में आ जाएंगे, हमारी टारगेट पे आप आ जाएंगे। तो उसके चलते फ्रांस मैक्रोन ने ये स्टेटमेंट दिया है, भाई हम ज़्यादा कुछ करने वाले नहीं हैं, ये जो भी कहा है, जो प्रिंस साहब ने बताया अपने को, वो जो भी कहा है। पर सवाल ये है, ओवरऑल पिक्चर अगर आप देखें मोनिका जी, तो ये स्थिति बिगड़ती जा रही है, कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। और जो ईरान ने फ्रेंच शिप पे अटैक किया है, फ्रेंच फ्लैग नहीं थी वो, फ्रेंच ओन थी। तो ये इस टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग कहें या छोटा मोटा काम कहें, जैसे बहुत पहले इंडिया की शिप को भी किया था अटैक, तो इस टाइप की अगर ह्यूमन एरर बढ़ती हैं तो मामला बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, और हो रहा है। और उसके अंदर चाइना भी इसमें आग के अंदर घी डाल रहा है। तभी ईरान जो है इतनी अग्रेसिवली हर बातें कर रहा है। और चीज और देख लीजिए आप, ईरान के पास जो स्मॉल सबमरीन्स है, जिसे कहते हैं कि मिजेट सबमरीन्स, MIDG टिमिज सबमरीन, वो स्मॉल सबमरीन मोबिलाइज कर दी हैं। ट्रम्प लाख बारी कहें कि ईरान का मिसाइल खत्म है, एयरफोर्स खत्म है, नेवी खत्म है, वो सबमरीन्स जो हैं वो उन्होंने पर्शियन गल्फ में लॉन्च कर दी है, वो पेट्रोलिंग कर रही हैं। उनसे बड़ा भारी खतरा है। सबमरीन छोटी भी बेशक हो, तो वो तो एयरक्राफ्ट कैरियर तक को भी और बड़े डिस्ट्रॉयर किसी को भी, शिप को भी गिरा सकती है। तो ये बड़े खतरनाक बातें हैं। और मेरी समझ में ये आ रहा है कि ईरान जो है वो भी दिखाना चाहता है कि हमारे पास भी आर्मी का, आर्म फोर्सेस का, मिलिट्री का काइनेटिक प्रेशर, हमारे पास दम कम है। तो आप नेगोशिएट करिए, तो ये मत सोच के करिए कि हम दबे हुए हैं। इतनी ही बात है। और लड़ाई शायद दोनों में से कोई नहीं चाहता है, तो शायद इसके चलते कुछ कुछ ना कुछ दोनों साइड से इक्वल प्रेशर आ रहा है। तो साइड शायद कुछ चलते चलते बाद नेगोशिएशन जो है वो परवान चढ़ जाए। ठीक है मोनिका कर्नल जी। शर्मा, यानी कि ऑपरेशन फ्रीडम के तहत अभी ऑफिशियली बीच में तो खबर आई थी कि भाई रोक दिया गया है, लेकिन अब ऑपरेशन फ्रीडम के तहत ही क्या धीरे धीरे बाकी देश भी अपने वॉरशिप्स कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि एस्कॉर्ट करने के लिए अपने शिप्स को वहां पर भेजने वाले, ये तैनाती क्या अब बढ़ेगी हॉर्मुज में? मैडम आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी कर्नल शर्मा जी। देखिए मैडम, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं और मैंने दो अपने जो है स्पीकर्स को सुना है, हमें ना थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा कि अगर हाल ही पिछले कुछ दिनों के अंदर जो है पहली मीटिंग हुई थी फ्रांस के अंदर, जिसके अंदर तकरीबन 24 देशों ने भाग लिया था। और उसके बाद दूसरी मीटिंग हुई थी इंग्लैंड के अंदर, जिसमें तकरीबन 30 देशों ने भाग लिया था। और वहां पे एक सहमति बनी थी कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है वो एक मिलिट्री अलायंस बनाएंगे, जिससे कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन चलता रहे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि उनकी सहमति बनी थी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, ताकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन चलता रहे। उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है इंग्लैंड ने और फ्रांस ने जो है अपने वारशिप कह लीजिए या अपने जहाज कह लीजिए वो भेज दिया है। इसके साथ साथ जो है आपको एक दूसरी जो है 10-12 दिन पहले जो है उनके सुप्रीम लीडर की जो स्टेटमेंट आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि परमाणु बम के ऊपर और मिसाइल के ऊपर किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। फारस की खाड़ी या स्टेट ऑफ हार्मुज के अंदर जो भी आएगा उसे हम समुद्र में डुबा देंगे। और आने वाले दिनों के अंदर ईरान एक जो है विश्व की ताकत होगी। तो इस प्रकार की जब अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को कोरिलेट करते हैं, और अभी जिस प्रकार से ईरान की तरफ से जो एक हार्श वार्निंग गई थी और उसके रिस्पांस के अंदर जो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दी है, तो वो अपनी स्टेटमेंट से बदले नहीं है, रादर उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि हमारा जो है किसी भी प्रकार का जो है स्टेट ऑफ हार्मुज के अंदर फोर्स को इस्तेमाल करने का कोई भी इरादा नहीं है। बेसिकली वो अपना इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक वो इस स्टेट ऑफ हार्मुज के अंदर जो है
फ्रीडम ऑफ नेविगेशन शुरू करना चाहते हैं, और वो तभी करेंगे जिस समय हॉस्टिलिटीज जो है खत्म हो जाती है। वी मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। उसके बाद जो है जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं, जब फ्रीडम ऑफ ये प्रोजेक्ट फ्रीडम चल रहा है, वो तो आपने देख ही लिया कि वो तो कुछ ही घंटों के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रोक दिया था, ये कह के कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं रोक रहा हूं। लेकिन इसके पीछे कारण था कि जिस प्रकार से सऊदी अरेबिया और बाकी गल्फ कंट्रीज ने मना कर दिया था कि हम अपने देश की जमीन, पानी और आकाश जो है वो अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने देंगे इस प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए। तो अभी आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो है कोई ना कोई मिडवे सोल्यूशन निकलता है, क्योंकि जो प्रपोजल आ रहे हैं, प्रपोजल बेसिकली जो है पिछले कई दिनों से जो फ्लोट हो रहे हैं पाकिस्तान के थ्रू, उनके अंदर कोई नया तो है नहीं। ईरान जो है जो प्रपोजल नया भेजता उसमें पैराग्राफ 1, 2, 3 के यहाँ ऊपर पर ले आता मैक्रो है। के सुर थोड़े नरम लगे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि डिप्लॉयमेंट वो नहीं कर रहे हैं। डिप्लॉयमेंट तो करें डॉक्टर अजित, आप डिप्लॉयमेंट तो कर रहे हैं, सिर्फ उन्होंने स्टेटमेंट ही तो इस तरीके का दिया है ना। ऐसा तो नहीं कि ईरान ने चेतावनी दे दी और उन्होंने तुरंत अपना कदम पीछे खींच ली हो। देखिए मोनिका जी, जो स्टेटमेंट दिया है वो क्लियर कट पहले के ही स्टेटमेंट को रिपीट किया है कि ये डिफेंसिव मूव है, और वो पहले भी बोले, अभी भी उन्होंने रिपीट किया है, तो उसमें कोई बड़ी बात मुझे नहीं दिखती। दूसरी तरफ देख लीजिए जिस तरह से ईरान अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, और वो डिगने को तैयार नहीं है बिल्कुल। उसमें मुझे लग रहा है कि एक तरफ तो ये जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति की जो चीन की विजिट है 13 से 15 मई के बीच में वो जा रहे हैं, उस विजिट का बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा ये मुझे लगता है, क्योंकि चीन सबसे बड़ा सप्लायर भी एक तरह से कह लीजिए, चीन और रूस, और बैकर भी कह लीजिए ईरान के, ये दोनों हैं। और ये दोनों की फंडिंग, दोनों की ट्रेड, दोनों का एक तरह से कह लीजिए वेपन्स सपोर्ट, ये सारे ईरान को अबाध गति से, निर्बाध गति से कह लीजिए मिल रहा है। ईरान ने नए रूट जो हैं वो खोज लिए हैं। खोजने का मतलब ये है कि जो एक तो चीन का जो रेलवे का रूट है वो लैंड से गुजर रहा है, वहां से भी उसकी सप्लाई आ रही है, बहुत पहले से काफी वहां बढ़ गया है, ये डेटा कहता है। दूसरी तरफ जो रूस का कैस्पियन सी के थ्रू है, वो रास्ता भी ईरान ने खोज लिया है, और रूस और चीन मिलके पूरी तरह से इसको सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को दबाने के लिए। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने इतने दिनों से रूस और चीन के साथ जो भी की है बदतमीजी कह लीजिए या व्यवहार कह लीजिए, उसका जवाब अब दोनों दे रहे हैं, ईरान को बढ़ा के, उसको उठा के। तो ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। और तीसरी तरफ मुझे लग रहा है कि एक तरह से इंटरनेशनल कोलिशन की तैयारी दिख रही है, वो बढ़ता दिख रहा है। क्योंकि अगर आप याद कीजिए, मैं थोड़ा और पहले ले जाना चाहूंगा, गल्फ वॉर 1 में लगभग 30 देश 1990-91 में लगभग 30 देशों ने अमेरिका का साथ दिया था। गल्फ वॉर 2 में सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट में जो हुआ था 2003 में, लगभग 40 देशों का कॉलिशन अमेरिका के सपोर्ट में आया था। और उस समय एक बहाना जो था अमेरिका का, WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इराक के पास है और इसलिए उस पर अटैक करते हैं, जो कि नहीं था। आज आप देख लीजिए, हॉर्मुज WMD से ज्यादा बड़ा खतरनाक, असरदार पूरे दुनिया के लिए हो गया है। ऐसी स्थिति में ये WMD का तो जो उन्होंने बहाना बना के दिया, आज तो रियलिटी है। दुनिया जिस तरह से सफर कर रही है आर्थिक रूप से और ऊर्जा संकट का, ऐसे में तो इंटरनेशनल कॉलिशन का बनना ही बनना दिख रहा है। और जो हमारे को पैनलिस्ट ने अभी रेफर किया, वो फ्रांस ऑलरेडी भेज चुका है, ब्रिटेन भेज चुका है, सहमति भी बन गई है। और ये जिस तरह की नजाकत अभी है दुनिया में, ऐसे में अगर कई देश साथ आके कुछ एक्शन लेते हैं तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं। सर, ये मुझे लग रहा है कि आपने भी जिक्र किया कि और भी देश आएंगे, हम भी लगातार इसी बात का जिक्र करें कि क्योंकि 2 देश अगर आए हैं तो और भी देश आएंगे। लेकिन इससे क्या हॉर्मुज स्ट्रेट में संघर्ष बढ़ेगा, क्योंकि लगातार ईरान कार्रवाई की बात कर रहा है। अपडेट जरा बता दें, मुज्तबा की वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात हुई है और मुज्तबा ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, सैन्य अभियान जो है उसे आगे बढ़ाए। इससे पहले देखिए, ईरान के उप विदेश मंत्री ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि अगर फ्रांसीसी और ब्रिटिश जहाजों की मौजूदगी होगी तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन इसे मानेंगे, और एक भी कदम अगर आगे बढ़ता है तो फिर उसके बाद हम भी कहीं ना कहीं कदम उठाएंगे और तत्काल निर्णायक रूप से कार्रवाई करेंगे। साहिब साहब, यानी कि जिस तरीके से जिक्र हुआ है सैन्य अभियान को आगे बढ़ाएं,
भले आप कह रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति कि हम यहाँ पर वॉरशिप्स नहीं भेज रहे, हमारा मकसद नहीं है, लेकिन ईरान जिस तरीके से इस बात को ले रहा है उससे आपको लग रहा है कि यहाँ पर सैन्य संघर्ष बढ़ेगा? मोनिका, कई बार एक एक शब्द से पूरा जो वाक्य होता है उसका मतलब बदल जाता है, तो मैं एक सप्लीमेंट कर रहा हूं अजिताभ सर का कि पहले फ्रांस ने क्लियरली बोला था अलोंग साइड इंग्लैंड कि हम कोई भी शिप नहीं भेजेंगे, हमारी नेवी हॉर्मुज में नहीं जाएगी। ये वो वक्त था 20-25 दिन महीना पहले जब ट्रंप इंसिस्ट कर रहे थे कि आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट है, आप भी भेजो, अपने जहाजों को एस्कॉर्ट करो, ईरान से सेफगार्ड करो। और अब उन्होंने एक ऐड कर दिया कि हम वॉरशिप नहीं भेज रहे हैं। हालांकि अगर ये इनपुट करेक्ट है, जो कि मेरे पास अभी नहीं है, कि उनका बैटल ग्रुप या एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहा है, तो दैट इज अ वॉरशिप, तो फिर मैक्रो साहब झूठ बोल रहे हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन आ जाएगी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कि कौन सा जहाज जा रहा है। उनका ये सफाई देना अपने आप में एक अनवेलकम स्टेप होता है फॉर स्टेट लीडर कि ईरान जैसे रोग नेशन और उसके भी सेकंड थर्ड लेवल के जो धमकियां हैं उस पर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो आप अपने सिस्टम को, अपनी अथॉरिटी को डाइल्यूट कर रहे होते हैं, पहला। दूसरा, ये जो जॉइंट पुलिसिंग करने की बात हो रही थी, जो कि स्टामर ने, इंग्लैंड के प्रीमियर ने शुरू किया था, जिसमें इंडिया को भी इनवाइट था, इंडिया उसमें शामिल भी हुआ था, लेकिन इंडिया ने अपना मिलिट्री प्रेजेंस या शिप फिजिकल प्रेजेंस हॉर्मुज में जाएगा कि नहीं, इस पे कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं दिया है। लेकिन वो बात चल रही है पीछे कि कैसे डिजाइन करेंगे, क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, ईरान के साथ डायरेक्ट बात करेंगे, ओमान से बात करेंगे और किस तरह से अपनी शिप्स को लेकर आएंगे। लेकिन एज ऑन टुडे आईआरजीसी की जो जिद है कि कोई भी शिप नहीं जाएगा, ये ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज है और ये क्वालिफाई करता है सारे देशों की कि अपनी शिपिंग नीड्स, अपनी एनर्जी नीड्स को सेफगार्ड करने के लिए वो डिफेंसिवली वहां पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल वाटर्स है, उसमें आपको एग्रेशन नहीं माना जाएगा। साहब, ये हाँ, ईरान की तरफ से इसके ऑपोजिट कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे थे और अगर कोई और भी अपने सैन्य तैनाती करता है तो अब इंटरनेशनल लॉज के उलट जा रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल, ताकि दर्शकों को क्लैरिटी आए। ईरान का ये कहना है कि ईरान के पोर्ट से ऑयल सेल नहीं करना और एब्सोल्यूट नाकाबंदी इज अ एक्ट ऑफ वॉर, जो कि सच है। इकोनॉमिक ब्लॉकेड बाय स्टॉपिंग इरानियन ऑयल सेल इज कैन बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। लेकिन बाकी की शिपिंग लाइंस जो कि इंटरनेशनल वाटर से गुजर रही हैं, पोर्ट से तेल लेके चाइना के लिए, इंडिया के लिए, किसी भी देश के लिए, उसको आईआरजीसी द्वारा रोका जाना भी इन देशों के द्वारा एक्ट ऑफ वॉर के तहत माना जा सकता है। तो दोनों अलग अलग वर्टिकल्स हैं। ईरान का नाकाबंदी अमेरिका की तरफ से कैन बी एन एक्ट ऑफ वॉर एंड दिस क्वालिफाइज ईरान कि भाई हम आपके ऊपर हमले करेंगे। तो इन दोनों चीजों को मिक्स करके और हॉर्मुज पे एक ओवरऑल डोमिनेशन बनाने का जो कयास ईरान लगा रहा है, उससे हमें केयरफुल रहना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और उसको नहीं होना चाहिए। आई बिलीव कि जो कुछ घंटे पहले उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है उसमें अभी भी उन्होंने हॉर्मुज को, जिसको ट्रंप कह रहे हैं कि आई एम अनहैप्पी एंड इट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल, जो रिस्पॉन्स जिसका हम इतने दिनों से वेट कर रहे थे वो कुछ घंटे पहले पहुंचा है शायद कल, और उसका इनिशियल रिस्पॉन्स फ्रॉम ट्रंप इज कि इट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल एंड आई एम नॉट हैप्पी। अब ये फिर से स्टेलमेट है कि पाकिस्तान फिर किसके पास जाएगा, क्या बातें करेगा, कैसे इसको चेंज करेगा। लेकिन हॉर्मुज पे ईरान का फोकस बरकरार है। और इसमें सबसे डिस्टर्बिंग दो और बातें आती है मोनिका, इफ आई कैन फिनिश इन 30 सेकंड्स। पहला, कि पिछले कुछ दिनों से ईरान की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं नॉन मिलिट्री, उनकी जो लैंग्वेज है वो ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज है। इसका मतलब कि वहां के फॉरेन सर्विसेज के लोग विदाउट एनी पेंट ऑफ पॉलिटिकल नेचर या मीडिया नेचर, आमतौर पे जो किताबों में ब्यूरोक्रेसी बातें करती है फॉरेन पॉलिसी को लेके, वो जब मीडिया तक या पॉलिटिकल लीडरशिप तक पहुंचती हैं तो उनको पेंट किया जाता है बिफोर प्रेजेंटिंग टू द जनरल मासेस कि लोगों को उसके क्या मैसेज देना है, बीच में उसका मतलब कुछ और भी। लेकिन ये अभी इनका यहाँ वो पेंट हटा हुआ है, वो बहुत ही कैलिब्रेटेड टिपिकल फॉरेन सर्विसेज की लैंग्वेज में भाषण दे रहे हैं। इसका मतलब कि जो इनके सो कॉल्ड जिंदा है खमैनी साहब, उनका अभी कोई रोल डायरेक्ट दिख नहीं रहा है। हालांकि आईआरजीसी और प्रेसिडेंट ईरान लगातार कह रहे हैं कि उनसे बातें हो गई, उनसे हमने फिजिकल मुलाकात की, बट मुझे लगता है कि उसमें अभी दम नहीं है। और दूसरा, ये भी दिखाता है कि अमेरिका अभी भी शायद किसी गलत से बात कर रहा है, क्योंकि वाहिदी को अमेरिका एंगेज नहीं करेगा या एलिमिनेट नहीं करेगा तो ईरान की तरफ से उनको सो कॉल्ड यूनिफाइड प्रपोजल जिसकी वो वेट कर रहे थे और अभी तक नहीं आया, लास्ट प्रपोजल को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जी मोनिका। ठीक है, इस बीच एक अपडेट जरा साझा कर ले। ईरान ने ड्रोन हमले का जवाब दिया है। आसमान में टोही ड्रोन को ध्वस्त किया गया है। दुश्मनों की सैन्य गतिविधियों पर नजर रख रहा था डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है और इसका माकूल तरीके से जवाब दिया गया। ईरान ने ड्रोन हमले का जवाब दिया है। आसमान में टोही ड्रोन को ध्वस्त किया गया है। दीवान जी, ये जो टोही ड्रोन का जिक्र कर रहे हैं,
मैं आपके पास आ रही हूँ, बट तस्वीरें जरा साझा कर लेते हैं। ये जरा तस्वीरें देखिए। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं। बात हम कर रहे थे लगातार मिडिल ईस्ट की, हम बात कर रहे थे किस तरीके से पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। मेरे साथ गीतू भी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। गीतू के पास एक बड़ी खबर है। गीतू, ओवर टू यू। बिल्कुल, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईरान ने एक्टिव किया है एयर डिफेंस सिस्टम। देश फुल में भी एयर डिफेंस सिस्टम जो एक्टिव हो गया है। ईरान ने ड्रोन मिसाइल हमले नाकाम कर दिए हैं। तो बड़ी जानकारी, ईरान की तैयारी पूरी है और ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। देश फुल की बात करें तो यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। ईरान ने ड्रोन मिसाइल हमले भी नाकाम कर दिए। तो पूरी तैयारी है ईरान की तरफ से और ऐसे में ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि ईरान ने एक्टिव कर दिया है अपना एयर डिफेंस सिस्टम। तो लगातार जिस तरह से काउंटर करने की बात ईरान करता है, अब पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। देश फुल में भी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। बिल्कुल दीवान जी, और इसमें एक प्रश्न ये भी उठता है कि अगर अब जैसे हम देख रहे हैं फ्रांस जो है अपने युद्धपोत भेज रहा है, भले वो युद्धपोत ना बोले, चलिए जहाज बोल लीजिए, वही ब्रिटेन के साथ हो रहा है। अगर ईरान अभी रिएक्ट नहीं करता है तो ऐसे तो बाकी देश भी आएंगे और अपनी सैन्य तैनाती करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे मोनिका जी। आपका पिछला सेशन भी और पिछला अभी भी बाइट जो है, बहुत वाजिब आपका पॉइंट है कि अगर वो फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर डिगॉल, चार्ल्स डिगॉल, जो 6-7 मई को आया है स्वेज कनाल से, पहुंच गया यहाँ पे, लाख कहते रहे मैक्रोन कि वो तो गल्फ ऑफ एडन में रहेगा, वो तो ओमान सी में रहेगा, ये तो हॉर्मुज के लिए नहीं है। सवाल ये है कि ये मल्टी नेशनल टास्क फोर्स, अटैक फोर्स बन जाएगी, तो ईरान इसको चुपचाप आंख बंद करके देख नहीं सकता है। मैं तो देख रहा हूँ इस चीज़ को, अगर इस टाइप की टास्क फोर्स आती है तो ये मामला बहुत पेचीदा बन जाएगा और काइनेटिक वॉरफेयर का, एक एक्सटेंडेड नेवल वॉरफेयर का चांस बनता है। ये बातों से कुछ होगा नहीं। बातें भी आप करते रहे, नहीं नहीं तो आपके लिए नहीं है, ये तो हमारे लिए है, ये तो जनरल सिक्योरिटी के लिए, ये गलत बातें हैं, ये बात बढ़ाने वाली बात है। और मैं इसको ये भी बता दूं, अमेरिका भी ये जो कर रहा है और जो नेशंस को कह रहा है ले आइए, आप अपना असला लेके आइए, मौजूदगी दिखाइए, तो अमेरिका का भी कंपल्शन है। क्यों? कि देखिए ना, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये एक्सेस बना हुआ है। अगर ईरान जो है चीन से काफी सपोर्ट पा रहा है और ईरान जो है ऑयल भी लेके जा रहा है बाय ट्रेन, नॉर्थ में लेके जाता है, फिर तुर्कमेनिस्तान जाता है, फिर उज्बेकिस्तान भी कभी कभी जाता है, फिर कजाकिस्तान, कई बार उज्बेकिस्तान स्किप कर कजाकिस्तान, और ऑयल भी उसका जा रहा है ईरान से चीन का। इतना ज्यादा नहीं जाता जो शिपिंग से जाता है, और बाकी इसी लैंड रूट से काफी मालगाड़ियों में सामान आ रहा है चीन के लिए, ईरान के लिए, खाने पीने का, बाकी और जो नीड्स हैं, तो सी से नहीं आ पा रहा है। और सेम वे कैस्पियन सी से रूस जो है, 2 पोर्ट्स हैं रूस की जो टच करती हैं। कैस्पियन सी एक लंबा सा सी है, जैसे पर्शियन गल्फ है, ऐसे ही है, वो बंद है हर तरफ से। तो ऊपर से रशिया के 2 पोर्ट्स हैं, उसके नीचे अजरबैजान है और फिर तेहरान है नीचे। तो वो सब असला भी आ रहा है और सफाई और माल भी आ रहा है, डेली नीड्स, चावल, दाल, जो भी चीजें हैं रशिया भी कर रहा है। तो अमेरिका वरीड है, और इसलिए क्योंकि अमेरिका वरीड, तो रूस अमेरिका वरीड है, तो अमेरिका ने इन देशों को इकट्ठा किया है ताकि आप भी मौजूदगी दिखाएं और स्टैंड बाई तो रहें, कुछ तकलीफ हो तो आप ज्वाइन करें। ये चीज कॉम्प्लिकेट होती जा रही है, तो हमें देखना होगा। हमारी दुनिया की आंखें 14-15 मई को होंगी इस मीटिंग पे, जी और ट्रम्प की मीटिंग पे, कि कुछ हल निकलता है कि नहीं। जी कर्नल शर्मा, इस पर आपका क्या रुख है? इससे क्या ज्यादा संघर्ष बढ़ेगा या फिर वाकई में ये सॉल्यूशन है ऑपरेशन फ्रीडम, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र भी किया था? और साथ साथ ये भी, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अब हार मान ली और वो समझ चुके कि वो ईरान को अकेले तो हैंडल नहीं कर पाएंगे, अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहयोगी देशों की जरूरत है? जी बिल्कुल सही, ठीक कह रहे हैं। जो लेटेस्ट CIA की रिपोर्ट है, उन्होंने ठीक से बताया, जो मीडिया के अंदर आई है, कि ईरान के ऊपर इस नाकेबंदी का कोई खास असर नहीं पड़ा है और वो अगले 4 महीनों तक जो है इस प्रकार की नाकेबंदी को बर्दाश्त कर सकता है। इसके साथ साथ जिस प्रकार की उससे सपोर्ट मिल रही है रशिया और चाइना से
कमांडर भूषण ने बता दिया। इसके साथ मैं ऐड करूंगा कि पाकिस्तान ने भी जो हाल ही के दिनों के अंदर अपने 5 लैंड रूट जो है खोल दिए हैं, और इन लैंड रूट के थ्रू जो है वो ईरान के लिए पूरा साजो सामान जा रहा है। मुझे नहीं मालूम है कि अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को इस लैंड रूट के बारे में जानकारी है, क्योंकि उनका कासिम पोर्ट, कराची पोर्ट और गवादर पोर्ट के ऊपर सामान आ रहा है थर्ड कंट्री से, और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट हो रहा। दूसरा पॉइंट आ जाता है, यस देखिए ऐसा है कि तकरीबन जब ये वार शुरू हुई थी तो पहले 10-15 दिनों तक जो है पूरे के पूरे विश्व के कंट्रीज जो है वो चुपचाप जो है हालात के ऊपर नजर बनाए हुए थे, और उन्होंने सोचा कि ये वार जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अब जब ये वार इतनी प्रलॉन्ग हो गई है और उनकी एनर्जी क्राइसिस के ऊपर भी जो है काफी असर पड़ने लग पड़ा, तो सब लोग जो है एक प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये मामला जो है सुलझ जाए। दूसरा एस्पेक्ट मेरा मानना है कि यूरोप वाले जो है, सर एक अपडेट जरा साझा कर लूं, मैं आपके पास लौट रही हूँ, गीतू के पास एक अपडेट आ रही है, जरा वो साझा कर ले, फिर आपके पास लौट रहे। गीतू का ऑडियो नहीं आ पा रहा है, इस बीच अपडेट जरा बता दें। हिजबुल्लाह का इजराइल बॉर्डर के पास अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह का इजराइल सीमा के पास हमला, रिहायशी इलाके में ड्रोन अटैक किया गया है। हमले के बाद इलाके में भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक का एक वीडियो भी बाकायदा सामने आया है। तो हिजबुल्लाह का इजराइल सीमा के पास ये हमला है जिसका हम जिक्र करें, रिहायशी इलाका है जहां पर ड्रोन अटैक किया गया है और नुकसान की भी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक का ये वीडियो, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सीमा बताई जा रही है, इजराइल सीमा के पास हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया गया है और ड्रोन अटैक ये बताया जा रहा है। कर्नल शर्मा, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए संक्षेप में, फिर मैं इस पर कमेंट लूंगी अजिताभ जी से। देखिए उसके बाद जो है, जैसे अभी यूरोप जो है वो कोशिश कर रहा है कि अपना जो है एक अलायंस बना के और पीसफुली जो है ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। देखिए ऐसा है कि यूरोप इसलिए क्यों एक्टिव हो गया कि पहले उनकी एनर्जी की रिसोर्सेज जो है पूरी रशिया से आती हुई थी, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है उनका रशिया से एनर्जी रिसोर्सेज को बंद कर दिया और उन्होंने अपना शिफ्ट किया मिडिल ईस्ट की तरफ, जहाँ वेस्ट एशिया की तरफ। अब वहां से भी ये स्टेट ऑफ हार्मुज क्राइसिस की वजह से जो है उनको एनर्जी पूरी मिल नहीं रही है। तो आने वाले दिनों में, जैसा हम पहले सेगमेंट में बात कर चुके हैं, चाहे बातें कुछ भी हो, चाहे फ्रांस के प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट को आप किसी और ढंग से पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज का जो मिलिट्री अलायंस बना है, ये आने वाले दिनों में काफी इफेक्टिव होगा। अभी हो सकता है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो और वो अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दे कि हम अपने जहाजों को एस्कॉर्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये जरूर होगा। ये सारी की सारी कार्रवाई जो मेरा मानना है कि ये 28 फरवरी को भी हो जाती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो बिहेवियर है और जिस प्रकार से वो ह्यूमिलेट करते हैं बाकी कंट्रीज को, चाहे वो नाटो के हैं या बाकी उनके मित्र देश हैं, इसलिए लोग जो हैं डोनाल्ड ट्रंप से जो है एक रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे। लेकिन अब जो है उनके लिए बहुत क्राइसिस हो गया एनर्जी का, तो अब दे विल कम फॉरवर्ड। जी मैडम। राइट, एक बार फिर से गीतू का रुख करना होगा। गीतू, आपके पास जानकारी आ रही है? क्या है ये बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव का जवाब दिया है और ईरान ने अपने हितों का ख्याल रखा है। ये अल जजीरा के हवाले से खबर है। यूएस का सकारात्मक रवैया, आगे की वार्ता तभी हो सकती है अगर यूएस का सकारात्मक रवैया रहेगा तो ही आगे की वार्ता होगी। अमेरिका के हाथ में आखिरी फैसला, अल जजीरा की तरफ से बात कही गई है। ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव का जवाब दिया है, तो ईरान ने अपने हितों का ख्याल रखा है और यूएस का सकारात्मक रवैया अगर रहता है तो आगे की वार्ता हो सकती है। बड़ी बात ईरान की तरफ से कही जा रही है। ठीक है डॉक्टर अजिताभ, ये जो सकारात्मक रवैये की बात की जा रही है, वैसे तो हम डे वन से देख रहे हैं सकारात्मक रवैया अमेरिका का नजर आया नहीं, लेकिन अभी मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में ईरान का ये कहना ये किन मायनों में सिग्निफिकेंट हो जाता है? क्या ये जो बाकी कंट्रीज हैं या फिर ऑपरेशन फ्रीडम है इसकी तरफ इशारा है या फिर यूरेनियम संवर्धन की तरफ इशारा है? ये जो बॉल अमेरिका के कोर्ट में है, जिस बात का जिक्र ईरान कर रहा है और कह रहा है कि सकारात्मक अगर रवैया होगा तो बात हो सकती है। ईरान, देखिए जितने भी मुद्दे थे, जो 14 पॉइंट्स थे, उस पे किसी भी मुद्दे पे पॉइंट पे वो एग्री करता नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ अपने आप को वो फोर्टिफाइड भी कर रहा है, चाहे जो ट्रेड और ऑयल की बात है, भले ही उसका कम बेस ज्यादा कम जो भी है, लेकिन वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली होके उभरा है ईरान, इसमें कोई दो मत नहीं है।
चाइना और रूस, आप देखिए जो कैस्पियन सी की हमने बात की, वो पूरा एरिया जो फॉर्मर सोवियत यूनियन है उससे चारों तरफ से घिरा हुआ है। अमेरिका की या किसी भी अन्य देशों की पहुंच ही उधर नहीं है, तो वहां पे अटैक की बात भूल जाइए। वहां पे ना कोई किसी के जहाज जा सकते हैं, ना किसी का सी पहुंच है। तो वो पूरा एक तरह से कहिए रूस के कंट्रोल में वो पूरा कैस्पियन सी का एरिया है, और उससे पूरी आवाजाही शुरू हो गई। दूसरी तरफ जो चाइना का 10,000 किलोमीटर का जो ट्रेन रेलवे का पूरा ढांचा इन्होंने खड़ा कर दिया है, वो भी खुल गया। तो ईरान के पास अभी हरी नहीं है, दे आर नॉट इन ए हरी, बट ईरान को निश्चित रूप से जो एक तरह से आर्थिक नाकाबंदी का असर तो हो रहा है। ईरान में महंगाई बहुत बड़ी है, जो खबरें आ रही है कि 3 गुना वहां महंगाई आम चीजों की बढ़ गई है, उससे वहां लोग त्रस्त हैं। अगर लोग ही जैसा ट्रंप ने सोचा था कि शायद वहां पे रिवोल्ट हो जाए, वो अभी तक होता दिख नहीं रहा है। लेकिन जिस तरह से वहां परेशानी बढ़ी है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ईरान उससे थोड़ा सा खाड़ भी खाया हुआ और निगेटिव साइड में। दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल कॉलिशन की हमने बात की, ये पूरा फिट केस है, क्योंकि आप देख लीजिए अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन। यहाँ पे तो अंतरराष्ट्रीय नियम ही कहते हैं कि हॉर्मुज को आप नहीं रोक सकते, वो इंटरनेशनल वाटरवेज है। तो ये WMD में तो बहाना था, यहाँ तो पूरा पूरा केस है कि एक लीगल केस बनता है ईरान के अगेंस्ट में, और उस पे इंटरनेशनल कॉलिशन अगर तैयार होके किसी भी तरह का एक्शन लेता है तो वो जस्टिफाइड भी होगा। तो ऐसे केस में जब ईरान छोड़ने को तैयार है, और ईरान कभी नहीं छोड़ेगा हॉर्मुज को, या तो अब विश्व के पास ये विकल्प है कि आप दूसरे रास्ते की खोज करें, हॉर्मुज को भूल जाएं, जैसे फुजैरा के रास्ते आप करें, उधर रेड सी के रास्ते करें। लेकिन वो भी ईरान होने नहीं दे रहा है, क्योंकि देखिए कल भी जिस तरह से उसने अटैक किया है, कतर के पास अटैक किया है एक वेसल को, और ड्रोन्स पे ऐसे अटैक किए हैं कुवैत में भी, और फुजैरा को भी निशाना बना चुका है। जी बिल्कुल सर, एक अपडेट जरा साझा कर लें, मैं आपके पास लौट रही हूँ। परमाणु कार्यक्रम पर ईरान का नया प्रस्ताव सामने आया है। परमाणु कार्यक्रम पर ईरान का नया प्रस्ताव, संवर्धित यूरेनियम डाइल्यूट करने पर तैयार, यूरेनियम तीसरे देश में भेजने पर भी तैयार है ईरान, और ये वो पहले भी कह चुका है। हालांकि ट्रंप ने कहा कि ईरानी जवाब बिल्कुल मंजूर नहीं है, ये ट्रंप की तरफ से साफ कर दिया गया है। परमाणु कार्यक्रम पर ईरान का नया प्रस्ताव, संवर्धित यूरेनियम डाइल्यूट करने को तैयार है, पहले भी वो इस बात का जिक्र कर चुका है, लेकिन ट्रंप नहीं मान रहे हैं। साई साहब, इस पर क्या आपको नजर आता है, क्या ऑब्जेक्शन है डोनाल्ड ट्रंप का? सिर्फ ये कि अगर रशिया के पास चला जाएगा तो रशिया परमाणु शक्तिशाली देश बन जाएगा, वो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, या फिर ये सिर्फ अमेरिका की अना की बात है? मुझे ऐसा लगता है कि एक जल्दी से 10 सेकंड का क्रोनोलॉजी, कि पहले इन्होंने एक सिंगल पेज भेजा था, वो 14 पॉइंट्स की बात अब पुरानी हो गई है, उस पर डिस्कशन नहीं हो रहे थे। मिडिल पाथ निकाल के एक सिंगल पेज प्रपोजल अमेरिका की तरफ से ईरान को गया। इसको इन्होंने इतना सीक्रेट रखा कि किसी भी एजेंसी को नहीं पता चला कि ये सिंगल पॉइंट प्रपोजल जो गया है सिंगल पेज का, उसमें क्या था। सिमिलरली इस सिंगल पेज प्रपोजल पे ईरान का जो रिस्पॉन्स कल अमेरिका के पास वापस आया है आफ्टर 4-5 डेज ऑफ डेलिब्रेशंस, उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है ये अभी तक किसी एजेंसी के थ्रू पता नहीं चल रहा है। लेकिन उस पे अमेरिका का जो रिस्पांस ट्रंप ने डायरेक्टली दिया है कि नॉट एक्सेप्टेबल एंड आई एम नॉट हैप्पी, ये वापस से बॉल को पाकिस्तान या ईरान के कोर्ट में डालने की कोशिश थी, जिसपे अभी गीतू ने जो बताया कि अल जजीरा के थ्रू ये कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि ईरान अभी भी बॉल को अमेरिका की तरफ ही छोड़ रहा है कि हम इस पे इन टॉपिक्स पे आगे बात कर सकते हैं अगर अमेरिका पॉजिटिव रहा। तो आज के दिन में जब अमेरिकन थिंक टैंक इस प्रपोजल को डिटेल में डिस्कस करेगा, जो अमेरिकन प्रपोजल के रिस्पांस में ईरान से उनको मिला है, जिसको आउटराइटली ट्रंप ने बोला नॉट एक्सेप्टेबल, लेकिन उन्हें ऑफिशियल रिस्पांस नहीं दिया। अब ये अल जजीरा की इनपुट के साथ वो क्या रिस्पांस देते हैं, क्योंकि बॉल अभी उन्हीं के कोर्ट में। और इसमें 3 मुद्दों के बारे में ऐसी चर्चा हो रही थी कल कि 3 मुद्दों पे रखा है ईरान ने फोकस। एक कि ये सारे चीजें एक साथ नहीं सॉल्व हो सकती हैं, तो हमारा एनरिचमेंट प्रोग्राम अलग से डिस्कस करेंगे। पहले हम वॉर रोकने का और हॉर्मुज की स्थिति का डिस्कशन कर लें, फिर हम जाएंगे यूरेनियम पे और हमारे मास न्यूक्लियर प्रोग्राम पे और मिसाइल प्रोग्राम पे। शायद सब कुछ कंप्रेस होके हमारे का इतने में आ गया है। और ये जो लेटेस्ट इनपुट आई है वो यही कहती है कि अभी भी अमेरिका के पास एक रिस्पॉन्स का सेकंड चांस है कि आपने ईरान के इस प्रपोजल को जो नॉट हैप्पी एंड नॉट एक्सेप्टेबल बोला है, उसके बारे में पूरा रिस्पॉन्स दें कि इसके कौन से एलिमेंट्स। और इसीलिए अल जजीरा ने बहुत चालाकी के साथ, क्योंकि वो कतार गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन है वो लोग,
और ईरान के बहुत सपोर्ट में पहले इसराइल के अगेंस्ट बात करते रहे थे, लेकिन अब वो बैलेंस्ड अप्रोच लेने की कोशिश कर रहे हैं फॉर ऑप्टिक्स पर्पस। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि हम यूरेनियम को डिग्रेड कर सकते हैं, एनरिच्ड यूरेनियम को। ये ऐड ऑन किया है उन्होंने आफ्टर एज अ सेकंड थॉट, आफ्टर लिसनिंग की ट्रंप ने बोला नॉट एक्सेप्टेबल। ये डेलिब्रेशंस अभी बहुत ब्रेकनेक चल रहे होंगे। जी मोनिका जी, इस बीच इसी से जुड़ा एक अपडेट आ रहा है गीतू के पास। गीतू प्लीज। और ईरान की अरब देशों को धमकी सामने आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। ईरान जो है अरब देशों को धमका रहा है और सीधे तौर पर ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि यूएस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करे अरब। समर्थन क्या तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। होर्मुज अरब की जीवन रेखा है, होर्मुज हमेशा के लिए बंद हुआ तो बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ईरान अरब देशों को धमकाते हुए ये कह रहा है कि यूएस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करे अरब। और ऐसे में साहिल सर, ये वाकई क्या ये माना जाए ईरान इतना काबिल बचा है कि वो अरब देशों को भी धमकी दे पाए? वो अगेंस्ट द वॉल हैं गीतू। उनके पास अभी कुछ भी, सिर्फ एक ही चीज है जो कि सीआईए ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया कि वो इस कंडीशन में लंबा रह सकते हैं। उनकी स्थिति खराब है, मिलिट्री डिग्रेडेड है, इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है। ये पाकिस्तान कितनी भी लैंड रूट से उनकी मदद करने की कोशिश करे तो उनका ठीक है, एक लाइफलाइन मिलती है उनको, जिसपे सरप्राइजिंगली अमेरिका अभी ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको ट्रंप एंड मुनीर के इक्वेशंस को डील करने में ही दिक्कत हो रही है। तो ये सडनली पोर्ट रूट से पाकिस्तान लैंड एंड पाकिस्तान लैंड से ईरान के पास जो एक उन्होंने पाइपलाइन, जिसको हम कह सकते हैं आईसीयू में जो ऑक्सीजन लगाते हैं, उसका काम करेगा। और इसमें ईरान की कैपेसिटी टू विदहोल्ड द स्ट्रेस, प्रेजेंट स्ट्रेस थोड़ी ठीक ठाक बढ़ जाएगी। तो इस पे सरप्राइजिंगली अमेरिका को क्यों नहीं, या वो क्या बातें कर रहे हैं, वी डोंट नो। हमें ये पता था परसों तक कि अभी तक भी ये जो पाकिस्तान ने लैंड रूट खोला है, इसका फुल एक्टिवेशन नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजंस। तो वो एक है। ईरान के पास ले देकर जो रोग, टिपिकल हिजबुल्लाह टाइप की जो उनकी आर्सेनल बची है, जिसमें छोटे ड्रोन्स, छोटी मशीन गन्स, छोटे बोट्स, उनकी मेन मिलिट्री। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।